अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस तस्वीर को देखें और आपसे ये सवाल किया जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि ये इंसान इससे ज़्यादा एनर्जेटिक है। जी हाँ, एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस चेंज। अब अगर आप इस इंसान को देखें तो इस इंसान में जो चेंज प्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो इससे ज़्यादा है, यानी ये इंसान इससे ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो बेसिकली एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस चेंज। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो असल जंग है वो यहाँ पर है। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है वो इसी जद्दोजहद में हैं कि हम एनर्जी की जो है वो नई से नई फॉर्म्स को डिस्कवर करें, ताकि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हुए, सोशल एस्पेक्ट को देखते हुए, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। और क्योंकि एनर्जी के अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की सलाहियत होती है, इसलिए जो है वो रोज़ ब रोज़ नई नई रिसर्च को जो है वो इनिशिएट किया जाता है, ताकि हम एक इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल सोल्यूशन को ड्राइव कर सकें। इसके लिए एनर्जी के तमाम कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखें, या आप अगर एनर्जी को क्लासिफाई करना चाहें, तो दो तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आप तसव्वुर करें कि एक कार जो है वो एक रोड के ऊपर स्पीड से जा रही है। अब जब वो कार स्पीड से जा रही होती है और किसी से टकराती है, तो कोलिजन की वजह से जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो उड़ के दूर जाता है। ये जो दूर जाने की वजह होती है, ये वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कार के अंदर होती है, मूविंग कार के अंदर होती है। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एनर्जी होती है और उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इसका फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ये 12 नहीं है, हाफ mv² है, वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। अच्छा, अब इसी काइनेटिक एनर्जी को जो है हम, जब वो पानी फ्लो करता हुआ जाता है और हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, टर्बाइंस रोल करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक पूरा फिनोमिना होता है। इसी तरह हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो हम उसके थ्रू भी टर्बाइन को रोल करके उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को जो है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप हवा में बॉल उछालें या 10 फीट की ऊंचाई से बॉल को नीचे फेंकें, तो वो नीचे गिरती है और एक फोर्स लगाती है। लेकिन अगर वही बॉल हम 50 फीट की हाइट से नीचे फेंकेंगे, तो जो शख्स नीचे होगा उसको जब ये बॉल टकराएगी तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसकी वजह ये है कि पोजीशन की वजह से भी जो है वो एनर्जी होल्ड हो रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। या अगर आप एक स्प्रिंग को खींचें और स्प्रिंग को खींचने के बाद छोड़ें, तो वो एकदम से तेज़ी से वापस आता है। ये जो हमने स्प्रिंग की पोजीशन चेंज की, इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, और फिर जब हमने उसको छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है mgh। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और उसकी हाइट ज़्यादा है, तो दोनों सूरतों में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो आप जो है वो इस फॉर्मूला के अंदर रख के अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं? तो जी हाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ। आपने सपोज करें एक हैमर हाथ में पकड़ा हुआ है, तो जब वो हैमर आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसके अंदर उस वक्त चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब आप फिर वो हैमर ला के उस कील के ऊपर मारेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी जो है उस कील को अंदर पेनिट्रेट करने में मदद देती है।
तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो अभी तक हमने समझा काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की एनर्जी इज द मोशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, अब इसी क्लासिफिकेशन के अंदर रहते हुए मैं डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारी बैटरीज होती हैं, बैटरीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम केमिकल डालते हैं, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और फिर वो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी क्या है? इट्स अ स्टोर्ड एनर्जी। और स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। फिर आप आ जाओ ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज अ फॉर्म दैट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स हाइट। ठीक है, जो कि उसकी हाइट के अंदर स्टोर्ड होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल कोट की थी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देन मैकेनिकल एनर्जी। आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, ठीक है, अब स्प्रिंग को खींचते हो छोड़ते हो, ये तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने हैंग किया हुआ, मैकेनिकली हैंग किया हुआ है, तो ये जो इसके अंदर एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बाय टेंशन। ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर हो गई। ठीक है, आप रबर बैंड के अंदर जो है जब उसको स्ट्रेच करते हो, तो ये एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो कि मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे आगे तो हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? जब हम मॉलिक्यूल्स को हीटअप करते हैं, हीटअप करने की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड टूटता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उसकी वजह से वो अपने अंदर से हीट जो है वो बाहर फेंकते हैं, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो थर्मल एनर्जी का ताल्लुक किससे? अच्छा, आपने जो है वो की पॉइंट्स को याद रखना है। जब मैं केमिकल एनर्जी का बोलूंगा तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसके अंदर? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जब मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी का बोलूंगा तो वो स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट की हाइट के अंदर। ठीक है, जब मैं मैकेनिकल एनर्जी का बोलूंगा तो वो स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर बाय टेंशन। इसी तरह जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो उसमें अगर थर्मल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो थर्मल एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन की वजह से, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की वजह से होती है। ठीक है, अब ये मूवमेंट की बात आ जाएगी। इसी तरह साउंड जो है, आपको पता है कि साउंड जो है वो वेव्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अगेन इट्स अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है जी? चार्ज जब फ्लो करते हैं किसी तार के अंदर तो हम उसको, उस एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं फिर लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, हम उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फिर कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो है वो डिफरेंट अदर सोर्सेज में। जैसे अगर हम किसी हीटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो मूव करवा रहे हैं तो वो प्रोड्यूस करेगा थर्मल एनर्जी। इस तरह से फिर हम जो है इन एनर्जीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरली replenished on a human time scale. They are often considered more sustainable because they have a lower environmental impact and are less likely to be exhausted. अच्छा, अब जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूंगा तो यहां से आपको रिन्यू यानी ये नेचुरली जो है वो रिप्लेनिश्ड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो विंड एनर्जी है, अब हवा जो है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो रही है। ठीक है, वो जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो रही है। ठीक है, वो पूरा मैकेनिज्म है। सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है, थर्मल एनर्जी डिसिपेट होती है, वो फिर डिफरेंट तरह से पूरा एक जो है वो हवा की मूवमेंट्स है और जियोग्राफी का एक अलग इम्पैक्ट है, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है, तो हम जो है इसमें जब बात करते हैं विंड एनर्जी होगी हमारी, सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर होगी, एक एक करके मैं बात करता हूँ। अच्छा, सोलर एनर्जी जो है सोर्स इसका सन है। सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर थर्मल सिस्टम। यानी आप फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और इसके सबसे ज़्यादा फायदे क्या हैं कि नो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन,
ठीक है, अबंडेंट एंड वाइडली अवेलेबल। आपको पता होगा कि आजकल जो है इस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। बहुत सारे डिजर्ट्स के अंदर भी जो है वो सऊदी अरेबिया में और काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो ये इंस्टॉल होता चला जा रहा है। इवन कि इंडिया के अंदर नहरों के ऊपर, कुछ केनाल्स के ऊपर भी जो है वो सोलर एनर्जी को, सोलर प्लेट्स को जो है वो लगाया गया है। तो सोलर पैनल्स जो हैं उनका फ़ायदा ये है कि एक तो ये आपकी ये इको फ्रेंडली है, ग्रीन हाउस गैसेस कम है, ठीक है। दूसरा जो है वो इसकी आप छोटे पैमाने पर भी लगा सकते हो, ठीक है, स्मॉल स्केल पे भी लगा सकते हो, और इसकी एग्जांपल आपको पाकिस्तान में बेतहाशा मिल जाएंगी। द सेकंड वन इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इसकी जो है वो आपने अक्सर टरबाइन लगे हुए देखे होंगे, जो विंड टरबाइन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी हवा के मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं और वो फिर जाके जो है वो टरबाइन से टकराते हैं, फिर टरबाइन जो है वो रोटेट करती है और फिर रोटेटिंग पार्ट जो है वो जनरेटर के थ्रू हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्लीन एंड रिन्यूएबल है, ठीक है, और ऑफ शोर ऑन शोर इंस्टॉल की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा विंड फार्म्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ग्रिड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। अच्छा, इसके बाद हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की जो सोर्स है वो आपकी फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी सारे छोटे टरबाइन लगाए गए, और इसमें भी यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो मूविंग वाटर है उसके थ्रू, टरबाइन के थ्रू, देन फिर जनरेटर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। नुकसान ये है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको वाटर डैम वगैरह मिल जाएंगी। इसके बाद जो है वो जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ, यानी जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो हीट को वापस रिलीज भी करती है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र जो है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है। जब बाहर कम टेम्परेचर होगा तो ज़मीन से टेम्परेचर जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, और जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाहर से जो हीट है वो ज़मीन की तरफ आएगी। तो जो हीट ज़मीन के अंदर होती है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, और उसके थ्रू भी जो है वो आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अवेलेबल होती है 24/7, लो एमिशंस हैं, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो लगे हुए हैं, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आ जाते हैं हम। नॉन रिन्यूएबल नाम से पता चल रहा है कि नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होगी, ठीक है। इसके फाइनाइट रिसोर्सेज होंगे जो कि डिप्लीट होते जा रहे होंगे। जैसे आपके पास फॉसिल फ्यूल है, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया जो है उसने ट्रांजिशन की अपनी फॉसिल फ्यूल से, फिर जो है वो अपनी सोलर की तरफ, और ठीक ठाक प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे लग रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल उसमें आपका कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैसेस आ जाती हैं। तो ये तमाम जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और इसके अंदर फिर आप अगेन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप बता सकते हो कि कोल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि फिर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, और फिर जो है वो ज़मीन से बाहर ये निकाले जाते हैं, और बाज़-औक़ात पंपिंग की ज़रूरत होती है, बाज़-औक़ात अगर गैस है तो वो जो है वो बाहर निकाली जाती है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, और फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। फॉसिल फ्यूल को आप अपनी गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं, जो रिफ़ाइंड फॉर्म होती है, पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है, और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेज ये हैं कि हाई एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो इसका आपने अक्सर देखा होगा कि जेट के लिए भी जो फ्यूल्स होते हैं वो भी इसी से जो है वो निकाला जाता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट वेरिएंट होते हैं इसके, नैप्था होता है, ठीक है, और जो है वो आपके पास एलपीजी है, ये सारी इसी के फॉर्म्स हैं, ठीक है। डीजल का जो वो आपका फ्यूल होता है वो भी इसी से निकाला जाता है, इसी क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। देन इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन होती है, ठीक है। और असल में होता ये है कि इसमें ज़्यादातर कार्बन मौजूद होता है, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो जो है वो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन वगैरह भी इसमें से निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके जो है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, कोल की बात करें तो कोल अगेन वो तो एक है ही, कार्बन की एक जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें मकदार मौजूद होती है, और उसी की बेसिस पे उसकी
क्लासिफिकेशन भी की जाती है और डिफरेंट ग्रेड जो है वो कोल के होते हैं और उनमें डिफरेंट उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, किसी में ज़्यादा एनर्जी होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, अगेन फ़ायदा इसका ये है कि जो है ये हमारे पास कंपैरेटिवली सस्ता होता है। सरप्राइजिंगली कोयले से जो बिजली बन रही होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है ऑयल की निस्बत, हाँ, लेकिन पानी से वो अच्छी खासी महंगी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो उसमें फिजन रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एडवांटेज ये है कि लो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है, ठीक है, हाई एनर्जी आउटपुट है। ठीक है, लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि जो रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है, समटाइम वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, जैसे चेरनोबिल में हुआ। ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फटा और बेतहाशा लोग फिर जो है वो उनकी जानें गई, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आई होप आज की वीडियो में आपने जो है वो एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा, इसकी टाइप्स को भी समझा होगा। मज़ीद ये है कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे 80% मसाइल सिर्फ 20% जो है वो रूट कॉज की वजह से होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन की वजह से बेतहाशा ईवल्स, सोशल ईवल्स जो है वो जन्म लेते हैं। इसी तरह हमारे अगर ज़ाती हैसियत से हम देखें तो बाज़ औक़ात कंसिस्टेंसी हम मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हम जो है वो पंक्चुअल नहीं होते हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो एक दो चीज़ें हमें सही करनी होती हैं, जिसके बाद हमारा एक सिलसिला कामयाबी का शुरू होता है और हमारी ज़ात में काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने को मिलती है। तो अपनी ज़ात में आइडेंटिफाई करें कि वो एक दो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके ऊपर पहले काम करें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो एक दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होती हैं। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं किसी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं csforum121@gmail.com पे। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।